नमस्कार। आज पद संज्ञा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको अभी तक वीडियो मिल चुकी होंगी जो हमारे सिलेबस में सबसे पहले व्याकरण का संज्ञाओं का पार्ट है। उसमें हमने प्रारंभिक जो संज्ञाएं हैं वो पढ़ ली है। तो आज है पद संज्ञा। तो पद संज्ञा का सूत्र की बात करें तो पद संज्ञा सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। पदच्छेद क्या है इसका? सुप्तिगंतम और पदम दो पद हैं। वृत्ति कहती है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। जो सुबंत होंगे यानी सुप प्रत्यय जिनके अंत में होगा और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में होगा उनकी क्या होगी? पद संज्ञा होगी। सूत्रार्थ अर्थात सुबंत अर्थात सु और जस अम और सस टाभ्याम भिस इत्यादि और जिनके अंत में है। और तिगंत तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपवशमस इत्यादि प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं उन्हीं की पद संज्ञा होती है। समास सुप च तिंग च तो सुप तिंगौ। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व है। सुप और तिगंत दो है तो द्विवचन। और सुप सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् वो क्या होता है? सुप्तिगंतम। ठीक है। सुप्तिगंत जिसके अंत में होते हैं वो होते हैं सुप्तिगंत। ठीक है। सुबंत और तिगंत यस्य जिसके अंत में है होते हैं सुप्तिगंत। बहुव्रीहि समास हुआ। उदाहरण जैसे सुबंत यानी सुप अंत वाला जैसे देवः। तो देव शब्द से यदि सु प्रत्यय लगाएंगे तो देवः। राम शब्द से सु लगाएंगे तो रामः। ठीक है। ऋत्व तथा विसर्ग होकर देवः बनता है। सुबंत होने के कारण संपूर्ण शब्द की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। जो ये संपूर्ण देव शब्द हो गया इसकी पद संज्ञा होगी। इसी प्रकार रामः रामो रामाः बालकः बालकौ जितने भी जो भी शब्द रूप हैं उन सब में सु औजस इत्यादि प्रत्यय लगेंगे और उनकी पद संज्ञा होगी। सभी शब्द सुबंत होने से पद संज्ञक होते हैं। ठीक है। इसीलिए उनको पद कहा जाता है। फिर कह रहे हैं तिंग तिगंत क्या होता है? जैसे पठती है ये तिगंत है। क्यों? क्योंकि पठ धातु के बाद में तिंग प्रत्यय लगाया। ठीक है। तो सूत्र में आया सुबंत और तिगंत सुप और तिंग। तो सुप हमने पढ़ लिया। तिंग जो पठती इत्यादि धातुओं में लगता है। इसी प्रकार भवति भवत भवंती आदि सभी धातुएं तिगंत होने के कारण क्या होती है? इनकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सुप तिगंतम में अंत पद सुप और तिंग दोनों के साथ जुड़ता है यानी सुप अंत और तिंग अंत। जिसका अर्थ होता है सुप और तिगंत सुबंत और तिगंत। स्वौ जसम और सस ये सूत्र है देखा होगा आपने। टाभ्याम भी गेम्भ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घसो साम घियो सुप ये 21 प्रत्यय हैं। ये सुप कहलाते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि सु ओजस का पहला सुप है और सप्तम सातवां जो प्रत्यय है सु ओजस अमोट षष्ठाभ्याम भी गेम्भ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओ साम घी ओ सुप। तो सुप का अंतिम प तो पहला स और अंतिम प इसीलिए इनको सुप कहते हैं। और तिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 18 प्रत्यय हैं उनका पहला प्रत्यय तिप तिप तिप्तस्झि सिप्तस्थ मिपवस्मस तय अताम झ ये 9 आत्मनेपद के प्रत्यय हैं। तय अताम झ था सथम द्वम ईड वही महिंग। तो महिंग का अंग और शुरू का ती तो इसीलिए तिंग प्रत्यय है। ये प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उस समग्र समुदाय की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक विभक्तियां लगाकर जो शब्द रूप बनते हैं वे सुबंत हैं। धातुओं से लट आदि विभिन्न लकारों में तिंग विभक्तियां लगाकर जो धातु रूप बनते हैं वे तिगंत कहलाते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के हुए पद एक सुबंत जैसे रामः रामो रामा एक तिगंत जैसे पठती पठत पठन्ति। इनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्।
तो सुप प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं सु औजस सम और षष्ठाभ्याम भिस्केभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस औस आम गियो सुप, इसका अंतिम प और ये शुरू वाला सु, इसीलिए इसको बन गया सुप। ठीक है। तो ये प्रक्रिया पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कैसे कैसे बनता है। तो आप ये सामान्य तौर पर इनको याद कर लें। तिगंत के अंतर्गत प्रश्मयीपदी तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस मस आत्मनेपदी प्रत्यय है तय अताम झ थास अथाम ध्वम इड वही महिम। जिन्होंने जो ये शब्द प्रक्रिया पढ़ी नहीं हुई है, जो षडलिंग नहीं पढ़ा है, वो लोग इनको थोड़ा सा कम समझ पाएंगे, पर आप इनको याद कर लें। ठीक है। परंतु शब्द प्रक्रिया में से बहुत कम पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद 18 प्रत्यय आते हैं। सुबंत को कारक पद और तिगंत को क्रियापद कहा जाता है। ठीक है, ये बात विशेष है, ध्यान रखेंगे। कारक पद और क्रियापद। पद संज्ञा करने के बाद कोई भी शब्द या प्रातिपदिक क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद होने के बाद ही उसका व्यवहार भाषा में होता है। अपदम न प्रयोज्यता, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। जो पद नहीं है उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं कर सकते। सीधा हम नहीं कह सकते बालक, राम। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सुबंत और तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बालकः पुरुषः देवस्य मानवस्य इत्यादि सुबंत होने के कारण पद संज्ञा का है। इसी प्रकार पठती लिखती अपचत अपचत अपठत इत्यादि तिगंत प्रत्यंत होने के कारण क्या है? पद है। समझ आ गया होगा। इसके पश्चात हम प्रयत्नों की बात करें। इसके अगला अंतिम टॉपिक है जो संज्ञा में प्रयत्न। प्रयत्नों की बात करें तो प्रयत्न वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के बताए हैं यहाँ। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो ऐसी पंक्ति मिलती है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर का मतलब है अंदर ही अंदर। अभ्यंतर प्रयत्न तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। ठीक है, आभ्यंतर मतलब अंदर भीतर। ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। तो ये पंक्ति आप याद करेंगे। स्पष्ट, सबसे पहले को होता है स्पृष्ट। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये पंक्ति आप याद कर ले। यानी स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट कहा जाता है। तो स्पर्श कौन से हैं? तो कंठ तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण संस्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श वर्ण करते हैं। इसमें कादयो मावसाना स्पर्शा, ऐसी पंक्ति आप लघु सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे तो स्पर्श वर्णों का आपको पता चल जाएगा कि जो क आदि और म अंत यानी पांचों वर्गों के वर्गीय व्यंजन है, वो सब स्पर्श वर्ण है। इसके बाद दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब है थोड़ा स्पर्श करने वाला, यानी थोड़ा छूने वाला। इस प्रयत्न को उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। जैसे ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ के लिए एक सूत्र आता है यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ हैं। तो आप ये लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में ये देखेंगे, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र, तो वहां पर ये मिल जाएगा। इसके बाद गए हैं ईसत्यन थोड़ा स्पृष्ट। फिर है विवृत। विवृत का मतलब था खुला हुआ। उच्चारण मुंह खोलना ही पड़ता है। जैसे अ बोलना है, बंद करके हम नहीं बोल सकते। ठीक है। मो, मो, ठीक है। परंतु आ, ई, ऊ ऐसे खोलना पड़ता है, इसीलिए स्वरों को क्या कहते हैं? विवृतम स्वराणाम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात बात करें ईसत विवृत, मतलब थोड़ा विवृत यानी थोड़ा खुला हुआ, जिसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है। सल अर्थात स श स ह, इन चार वर्णों को क्या कहते हैं? सल ऊष्माण, ऐसा पंक्ति मिलती है। ठीक है। तो ईसद विपरीतम ऊष्मणाम, जो ऊष्म वर्ण है उनको ईषद विपरीत कहते हैं, यानी थोड़ा खुला हुआ, मुंह से बोलते हैं। और संवृतम, समृद्ध का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने
अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व अ का प्रयत्न होता है। ठीक है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। जब कह रहे हैं जी अवर्ण का प्रयोग, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग करते हैं या उच्चारण अवस्था में होता है तब वो ह्रस्व प्रयत्न संवृत होता है। ठीक है। किंतु शास्त्रीय यानी प्रयोग सिद्धि करते हैं तब इनका प्रयत्न क्या होता है, इसका विपरीत होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतम एव। ठीक है, ये पंक्ति पूछ ली जाएगी। प्रक्रिया दशायाम किम, तो प्रक्रिया दशायाम केवलम विपरीतम अवर्णना, उसकी प्रक्रिया में करेंगे यानी प्रयोग की सिद्धि करेंगे तब वो विपरीत होगा, अन्यथा क्या होगा, संवृत होगा। अब आगे बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है, जो मुख से बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशदा, ऐसी पंक्ति मिलती है व्याकरण में। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो वहां ये मिल जाएगी संज्ञा प्रकरण में, तो ये आप ही याद कर लें। अब मैं साथ साथ बता रहा हूँ जो परीक्षा में याद करने लायक चीजें हैं, उनको आप के पक्का उनको रट ही लें, वो तो याद करनी ही करनी है। ठीक है। और बाकी सभी याद कर लो वो एक अलग बात है, परंतु इतनी चीजें तो हमें याद ही होनी चाहिए, ये तो कम से कम है। ठीक है। तो सबसे पहले विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। ये 11 बाह्य प्रयत्न है। तो ये भी पूछ लिया जाता है बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, और क्या पता नया प्रश्न यही आ जाए कि इनको क्रम से लगाओ। ठीक है, तो याद नहीं होंगे तो क्रम से कैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है। तो इनमें से ये नहीं कि क्रम से लगाने में सारे ही पूछ लेंगे, इनमें से कुछ दे देंगे, जैसे विवार है, श्वास है, घोष है, अल्पप्राण है, उदात्त है, इनको क्रम से लगाओ। तो इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, एक के बाद एक, तो ऐसे भी सवाल पूछ लेंगे नया। ठीक है। एचटेट में बहुत बार नए नए सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। अब कह रहे हैं विवार, श्वास और अघोष ये कौन से होते हैं, तो ये ध्यान देंगे। एक पंक्ति याद करेंगे, ये खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च। ठीक है। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इन पंक्तियों को याद कर लें भी। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार, श्वास और अघोष होते हैं, तो खर प्रत्याहार में ये मैंने लिख दिए हैं। इनको बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इनका विवार, श्वास और अघोष होता है, ये ध्यान रखेंगे संक्षेप में। ज्यादा यदि उलझन में पड़ेंगे तो इनको समस्या होगी। फिर कह रहे हैं संवार, नाद, घोष। अब ये तीन कौन कौन से होते हैं, तो ये पंक्ति आप याद करेंगे। हस, संवारा, नादा, घोषाश्च। जो हंस प्रत्याहार में आने वाले हैं वो संवार, नाद और घोष होते हैं। ठीक है। तो संनाघो, हसह भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी स, इसका पहला वर्ण स और इसका ना और इसको घो, तो सनाघो हसा, ये भी कह सकते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे भी। सनाघो मतलब संवार, नाद और घोष, इनका संक्षेप में इनको क्या कह दिया है, सनाघो कह दिया है, तो आप इनको याद कर लेंगे। सनागो हस यानी संवार, नाद और घोष में हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इसके बाद बात करें तो अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब वायु। जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम और यणश्च अल्प प्राणा, ये पंक्तियों को आप याद कर लें। बाकी इनके अंदर कोई ज्यादा जरूरी नहीं इनको पढ़ना याद करना, इनको तो केवल एक बार पढ़ सकते हैं, परंतु ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। जैसे वर्णानाम प्रथम, वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम और यण प्रत्याहार है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये देखो सारे मैंने लिख दिए। तो इस प्रकार 19 व्यंजन है इनका बाह्य प्रयत्न होगा। इसके पश्चात हम महाप्राणों की बात करें तो अधिक, ज्यादा, प्राण का अर्थ हुआ वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे क्या कहते हैं, महाप्राण, यानी जोर लगाना पड़े। जैसे क, इनमें तो कोई जोर नहीं लगाना, क, ख, ग, घ,
ये देखो दूसरे और चौथे, तो ये देखो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ और सल प्रत्याहार है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा वायु लगती है। इसके बाद बात करें, इस प्रकार कुल 14 व्यंजनों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। ध्यान दें, किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा। कितने होंगे? किसी भी वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न। यदि हस प्रत्याहार का, तो संवार नाद घोष के साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है, तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये ना, विवार श्वास और अघोष के साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे ह का उच्चारण स्थान है संवार नाद घोष और महाप्राण। ठीक है, तो ये अलग अलग ध्यान देंगे। हस हस हसनागो हस याद रखेंगे। ठीक है, संवार नाद और घोष ये तीनों का, और एक महाप्राण। ठीक है, विवार श्वास अघोष महाप्राण, विवार नाद घोष अल्प प्राण, विवार श्वास घोष अल्प प्राण। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इस प्रकार जो हमारी पद संज्ञा है वो पूर्ण हुई, और पद संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा वर्णों के उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्नों को पढ़ा। तो इस प्रकार जो एचटेट में जितना लगा हुआ है, तो आशा है कि इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा। और बाकी हम प्रश्नों को करेंगे, जो अ, संज्ञा प्रकरण से बनने वाले सवाल हैं उनको करेंगे। और संज्ञा प्रकरण से जो हमारा पहला टॉपिक है वो आज समाप्त हुआ। तो यदि आप अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और 20 नवंबर के पास कह रहे हैं कि एचटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करें, तो वैकेंसी आने की भी संभावना है। तो जैसा भी है, तो कृपया हम सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। केवल हमारे पास इतना है कि हम एचटेट तो कर ही सकते हैं। जॉब या नौकरी बाद की बातें होती है। सबसे पहले पहला जो हमें करना है, वो हमारा हमारे करने लायक जो चीज है वो करनी आवश्यक है। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश कुमार फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमः संस्कृताय। धन्यवाद।